वेलकम टू बी ए करिकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करिकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर 5 के बारे में, और लेक्चर 5 में जानेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में। फणीश्वर नाथ रेणु जी से रिलेटेड एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो अब की बार 2021 की परीक्षा में आपको यह प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा कि फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित कहानियों के आधार पर उनका जो कथ्य होता है उस पर प्रकाश डाली। कथ्य मतलब जानते हैं आप लोग, हमने बताया था कहानी का या उपन्यास का, हमने क्या बताया था, तत्व बताया था लेक्चर 1 में। तो लेक्चर 1 आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 अपलोड हो चुके हैं। ये लेक्चर 5 है, नहीं लेक्चर 5 है। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों, यानी जो इनकी चर्चित कहानियां हैं, जो मतलब फेमस कहानियां हैं, उन फेमस कहानियों के आधार पर हम इनके कथ्य देखेंगे। कथ्य मतलब होता है स्टोरी, मतलब जो उसमें कथानक, कथानक जानते हैं, कथानक को हमने समझाया, यानी कि क्या कहानी है, मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसी को क्या कहते हैं, कथ्य कहते हैं। ठीक, तो बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। कुमार विश्वास साहब ने बात कही कि क्या कहा, उन्होंने कहा कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, अर्थात कहानी में जब तक कथानक नहीं होता तब तक कहानी का जो है रस जो है, या फिर कहानी का जो हमको मिलना चाहिए रस जो मिलता है वो नहीं मिलता। बिंब हमारे सामने एक नहीं आता। बिंब क्या होता है, हिंदी साहित्य में बिंब क्या होता है। बिंब जैसे मान लेते हैं, हम एक कहानी आपको सुनाना चाहे बिंब के माध्यम से। जैसे कि मैं जा रहा था रास्ते में, एक कवि ने लिखा कि मैं रास्ते से जा रहा था, उधर से एक जो है ऊपर से कोई चीज गिरा, या फिर किसी बच्चे ने क्या किया, एक जो है कुछ मतलब डंडे से हमको मारा। एक बच्चे ने डंडे से मारा मारा हमको। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे सर से कुछ खून निकलने लगे, डंडे से मारा उसके बाद में। और फिर जब देखा तो कुछ गीला गीला सा तरल पदार्थ हमारे हाथ में लगने लगा। अब हम ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। अब इतने में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज चली होगी, आपके मन में एक चित्र बना होगा कि डंडे से मारा एक बच्चा कोई आपके मन में आ गया होगा, एक मैं आ गया होऊंगा। ठीक है, और मेरे सर पर वो प्रहार कर रहा होगा। प्रहार के बाद में मैं अपना सर पर हाथ, मतलब सर अपना हाथ जो है अपने सर पर ले जा रहा होऊंगा। उसके बाद में क्या, वो खून आपको लाल लाल दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, तो ये अब आपके मन में एक जो है क्या बन गया, चित्र बन गया। इसी को कहते हैं चलचित्र, या फिर आपको क्या कहते हैं, इसी को बिंब। तो यानी कहानियों को इस प्रकार से लोग बताते थे कि क्या होता था, बिंबात्मक रूप जो है प्रदर्शित होता था। अर्थात जो है जिसको कहते हैं सजीव चित्रण हुआ है कहानियों का। सजीव चित्रण मतलब होता है उसमें बिंब, मतलब आपका जो बिंब होता है, यानी कहानी आप पढ़ते रहेंगे तो आपके माइंड में स्टोरी चलती रहेगी। अभी कोई कहानी यानी कोई स्टोरी, मान लिया कोई मूवी की स्टोरी है, वो कोई बताने लगे तो आप एक बार उसको मूवी देखे हो चाहे ना देखे हो, वो आपके माइंड में बनता रहेगा कि हाँ ऐसे हीरो ने गुंडे को मारा होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। ठीक, इस प्रकार से तो बिंब वो होता है। चलिए बात कर लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की, जो कहानियों में जो कथानक होता है उसके बारे में, यानी कथ्य क्या है। परीक्षा से पहले इन वीडियोस को अवश्य देखें, यानी जो लेक्चर के नाम से मैं डाल रहा हूँ वीडियोस, इन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। और फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, संवादिया कहानी है। हालांकि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके से कहानियां और जो है ये सब शामिल होते हैं, तो उसको आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन सी चीज़ें शामिल है। लेकिन आपके अगर पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु जी शामिल हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, अगर फणीश्वर नाथ रेणु जी शामिल हैं तो उनसे यह प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में अवश्य पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि क्या प्रश्न है वो। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि रेणु की चर्चित कहानियों के, यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की चर्चित कहानियों के आधार पर उनके कथ्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये रेणु जी जो है वो ख्याति प्राप्त अचलांचिक मतलब आंचलिक कहानीकार है। ठीक, आंचलिक कहानी क्या होती है, यानी जो गांव वाली कहानी होती है, यानी गांव के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहानियां ज्यादा लिखी हैं। तो गांव की कहानियां अगर कोई कहानीकार लिखने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, अचलांचिक कहानीकार। क्या कहते हैं, आंचलिक, सॉरी आंचलिक कहानीकार। इसको मैं पढ़ता हूँ तो अचलांचिक पढ़ता हूँ, पता नहीं क्यों। तो ठीक है, आंचलिक कथाकार कहते हैं, कहानीकार कहते हैं जब कभी गांव का परिवेश का वर्णन करता है कोई व्यक्ति। आगे देखते हैं, इन्होंने आज के बदलते गांव के धड़कनों का चित्रण बड़ी सजीवता एवं कलात्मक ईमानदारी से किया है। अब इसका मतलब वही है बिंब, जो हमने भी अभी आपको समझाया, सजीव चित्रण, ये सारी चीज वही है। ठीक, पढ़ने के बाद में लगेगा कि हाँ वो जो है स्टोरी आपके माइंड में एक चित्र के रूप में आपके माइंड में छप जाएगी। जो इनकी कहानियों में बड़ी स्पष्टता से सुनी जा सकती है,
इनकी एक कहानी है तीसरी कसम, अगली कहानी रसप्रिया, अगली है तीर्थोदक, लाला, पान की बेगम, ठेस जैसी कहानियों में अगर बात की जाए इन कहानियों में, तो इनके इसमें क्या बताया गया है, गांव की मिट्टी की गंध समाई हुई है। मतलब गांव की मिट्टी की गंध, मतलब गांव के परिवेश का वर्णन इन्होंने बहुत ज्यादा किया है इस कहानियों में। तो कुल मिलाकर के किन किन कहानियों में, तीसरी कसम, रसप्रिया, तीर्थोदक, लाल, पान की बेगम, ठेस, मतलब ये सारी कहानियों में क्या बताई गई है, गांव की मिट्टी की सुगंध आती है। इन्होंने वस्तुतः गांव की माटी के मोह को ही अपनी कला में निरूपित किया है। रसप्रिया और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम को एक और नाम से जानते, उर्फ मतलब होता है एक दूसरा नाम, तो तीसरी कसम को एक नाम और से, मतलब एक नाम, मतलब एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है, वो है मारे गए गुलफाम। ठीक है, कहानियों को विशेष ख्याति मिली है गांव के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये कहानियां की लेकर क्या हुई हैं, उपस्थित हुई हैं। इसमें अपने परिवेश के भीतर जीते हुए पात्रों की छोटी से छोटी क्रिया प्रतिक्रिया को एक संप्रज्ञ आत्मनियता एवं रागात्मकता तालीनता से अभिव्यंजित किया गया है। मतलब अगर इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो गांव की समस्त चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ आप अपने मतलब अंतरात्मा से सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं, तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं पे मेरी ही बात कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं आत्मीयता। इनकी कहानियों को पढ़ने में लगेगा कि ये मेरे ऊपर लिखी गई है। संपृक्त मतलब होता है कि तमाम मतलब जो गांव की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको समाहित करने का प्रयास किया गया। रागात्मक तल्लीनता मतलब होता है जैसे किसी राग को या फिर किसी गीत को सुनने के बाद में आप उसमें मग्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनकी कहानियों को पढ़ने के बाद में आपके जो है मन को बहुत शांति, मतलब मन को आपको एक रस प्रदान होगा। ठीक, ये जैसे गाना को सुनने के बाद में आपको प्राप्त होता है। शिल्प की दृष्टि से रेणु एक सफल कलाकार माने जाते हैं या हैं। उनकी शैली में ओज भी है। ओज मतलब होता है थोड़ा थोड़ा तेज आना, मतलब जो जैसे दिनकर जी थे उनको ओज को कभी कहा जाता था। डरते नहीं थे किसी को, जो मन आता था वो लिखते थे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा गुस्सैल टाइप की। तो इनके कहानियों में क्या है, ओज भी है, प्रवाह भी है, शब्दों का चयन भी ठीक ठाक है। बिंब योजना तो है, ये बिंब योजना हमने समझा दिया आपको क्या होता है। संगीतात्मकता भी है। सांकेतात्मकता मतलब होता है प्रतीकात्मकता। मतलब जैसे किसी चीज को संकेत किया, किसी चीज को प्रतीक बना करके सारी चीजें अधिकतर हुई हैं। इनके शिल्प की अन्यतम विशेषताएं हैं, मतलब बहुत सारी विशेषताएं हैं, अन्यतम विशेषता होते नवीन मूल्यों और प्रगतिशीलता के जो चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें नवीन शब्दों का प्रयोग करके सफलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। जीवन के प्रति इनके भीतर गहरी अनुरक्ति विद्यमान है। पलायनवादी भाग्यवादी ना होकर सिद्धांतों और रूढ़ियों का इन्होंने जम करके क्या किया है, विरोध करा है। उपेक्षित जन समुदाय के प्रति गहरी सहानुभूति। उपेक्षित मतलब होता है जो मतलब कि जिनको समाज के द्वारा एक अच्छा जो है स्तर नहीं प्राप्त होता समाज में, उनके प्रति सहानुभूति है। व्यक्तियों स्थानों उनके मनोभावों प्रवृत्तियों आदि के बारीक से बारीक रेसे उभार कर भाव प्रणवत के साथ प्रस्तुत किया है। मतलब कहानियों में बहुत अंदर तक घुस करके उसको जीवांत कर देते हैं। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक कहानियां भी श्रेष्ठ हैं, जिनमें नाद के प्रति आकर्षण उभर कर आया है। एक और जहां तीर्थोदक जैसी कहानियों में धार्मिक विसंगतियां का क्या क्या हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। पर्दाफाश मतलब क्या हुआ है, जो धार्मिक विसंगतियां थी उनको खुल करके उनका विरोध किया है इन्होंने, उनको विसंगतियों को बताया कि ये विसंगति है, ये ठीक है। ठीक है, किस कहानी में, तीर्थोदक कहानी में। ठीक, जलवा, आत्मसाक्षी पुरानी कहानी, नया पाठ पूर्ण रूप में मतलब राजनीतिक क्षेत्र में पनपी अवसरवादिता और आस्थाहीनता की कहानियां, ये सारी लिखी मतलब जाती थी इनके समय में, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी लिखी हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के सारी बातें आपने समझी। इतनी बात अगर लिख देंगे आप इनके कथ्य में, इनकी कहानियों में क्या होता था, इनकी कहानी में जो है आप शिल्प की चयन शक्ति इनमें है। बिंब योजना इनकी कहानियों में है, संगीतात्मकता है, सांकेतात्मकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य शिल्पगत विशेषताएं इनकी कहानियों में देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार से इतनी बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई। अगर इनमें से थोड़ी बहुत बातें भी समझ में आई तो पूरा रटने की जरूरत नहीं है आपको। बस इनमें से कुछ कुछ बातों को, कुछ कुछ शब्द जो हमने बताए हैं हिंदी के, उन सभी को ध्यान में रखिएगा। उन सभी शब्दों को अपनी भाषा में बना करके अच्छे तरीके से लिख देना है बस। ठीक ठीक इसी प्रकार से नहीं लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। आप लोग आराम से रहिएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपका आएगा, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे अमरकांत के वशिष्ठ के बारे में, यानी अगर नए कथाकारों में बात करी जाए तो जो अमरकांत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।